क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में होगा दल बदल? बीजेडी बाईएसआर कांग्रेस का क्या होगा रुख? मतदान से पहले एनडीए की क्यों उड़ी हुई है नींद? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होने में अब चंद घंटे ही बचे हैं। ऐसे में एनडीए की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मैं यहाँ सिर्फ एनडीए की बात क्यों कर रही हूँ, जबकि उम्मीदवार तो इंडिया ने भी उतारा है और दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि पहले एनडीए के पास ही थी कुर्सी। अगर इस बार नतीजे एनडीए के पक्ष में नहीं आए तो झटका एनडीए को ही लगेगा, क्योंकि कुर्सी को तो एनडीए ही खो रहा है। और ये झटका हल्का फुल्का नहीं होगा बल्कि बहुत बड़ा भी होगा, क्योंकि संख्या बल के आधार पर एनडीए को पहले मजबूत माना जा रहा था, लेकिन अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसने बीजेपी हाईकमान की नींद उड़ा दी है। ऐसे में उपराष्ट्रपति की कुर्सी एनडीए के हाथ से निकल जाती है तो बीजेपी के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। इससे यह भी साफ हो जाएगा कि एनडीए को यह झटका उनके अपनों ने ही दिया है, जिसकी संभावना बनती नजर भी आ रही है। और अब खबर आ रही है कि बीजेपी के पुराने सहयोगी भी उसका साथ छोड़ रहे हैं, जिसने बीजेपी की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो क्या बीजेपी को झटका लगने वाला है? क्या उपराष्ट्रपति की कुर्सी इस बार एनडीए के हाथ से चली जाएगी? क्यों एक बार फिर ऐसे कयास लगने लगे हैं? चुनाव से पहले के कुछ घंटे क्यों बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा रहे हैं? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले अब धीरे धीरे गैर एनडीए और गैर इंडिया गठबंधन राजनीतिक दलों ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। दक्षिण के 2 राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सियासी दलों को रिझाने की दोनों गठबंधनों की तरफ से कोशिश हो रही है, और इसमें बीजेपी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दक्षिण में बीजेपी का आधार नहीं है, बीजेपी वहां कमजोर है। बीजेपी लगातार दक्षिण में घुसने की, खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि बीजेपी की तरफ से दक्षिण में खुद को मजबूत करने के लिए ही सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया और एक बड़ा दांव खेला गया। पार्टी को उम्मीद थी कि राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं। तमिलनाडु में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या की अगर बात की जाए तो ये 47 होती है। 39 सीट लोकसभा में और 18 सीट राज्यसभा में है। अब बीजेपी को उम्मीद थी कि तमिलनाडु में इस समय क्षेत्रीय अस्मिता और भाषा का मुद्दा छाया हुआ है, भाषा पर विवाद बना हुआ है और विधानसभा चुनाव करीब है, क्योंकि आप जानते हैं अगले साल के शुरुआत में तमिलनाडु में चुनाव हो जाएंगे और बीजेपी चाहती है कि तमिलनाडु इस बार उसके हाथ में आ जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए दक्षिण में घुसना बहुत मुश्किल है और इसलिए वो तमिलनाडु के सहारे दक्षिण में घुसना चाहती है। ऐसे में बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अगर उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार तमिलनाडु से एनडीए उतारेगा या बीजेपी उतारेगी तो तमिलनाडु के जो सियासी दल हैं वो राधाकृष्णन का विरोध नहीं कर पाएंगे और इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। दक्षिण में भी फायदा होगा, दक्षिण में मजबूत भी होगी बीजेपी, दक्षिण पर इसका असर पड़ेगा। साथ ही उपराष्ट्रपति की जो कुर्सी है वो भी एनडीए के पास ही रह जाएगी। लेकिन बीजेपी का दांव उल्टा पड़ गया। तमिलनाडु में राधाकृष्णन के लिए खाता खोलना भी मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने भी दक्षिण से उम्मीदवार उतारकर बीजेपी को फंसा दिया। अब अगर एनडीए में किसी तरह की टूट नहीं होती है तो भी राधाकृष्णन को कम से कम 57 वोटों में से 5 से ज्यादा वोट मिलते नहीं दिख रहे हैं। दक्षिण की मजबूत पार्टियां भी इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं, आप सभी जानते हैं। हालांकि बीजेपी कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन उसकी कोशिश पूरी नहीं हो रही। बीजेपी को लग रहा था कि तमिलनाडु से यानी दक्षिण से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उतार कर वो इंडिया में सेंध लगा देगी, लेकिन इंडिया में बीजेपी सेंध नहीं लगा पाई। उल्टा इंडिया ने एनडीए में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली और लग रहा है कि एनडीए में सेंध लग सकती है। यानी बीजेपी फेल हुई तो उसने विपक्ष की दूसरी पार्टियों को अपने साथ लाने की कोशिश की, जिसमें से 2 दल हैं, ओडिशा के नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और तेलंगाना की विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस। अब बीजेपी की कोशिश है कि इन दोनों को ही अपने पाले में ले आए, लेकिन इन दोनों ही दलों ने राधाकृष्णन को वोट देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इससे पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में ये दोनों ही दल एनडीए के साथ रहे हैं। कभी कभी बीआरएस ने वोटिंग से दूरी बनाकर बीजेपी की मदद की है, यानी वोटिंग से अगर दूरी बनाई है तो वो बीजेपी के लिए ही बनाई है। तो इस तरह से माना जा सकता है कि वो बीजेपी के साथ ही खड़े रहे हैं। लेकिन इस बार कहानी बदली बदली दिखाई दे रही है। वहीं जगन मोहन रेड्डी के बारे में जरूर ये कहा जा रहा है कि वो एनडीए के साथ जा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सांसद इंडिया गठबंधन को भी वोट दे सकते हैं।
क्योंकि वी सुदर्शन रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है और वो यहीं के रहने वाले हैं, इसलिए इस चीज का फायदा वी सुदर्शन रेड्डी को मिल सकता है। आंध्र प्रदेश के सांसद उनके पक्ष में वोटिंग करते दिखाई दे सकते हैं क्योंकि अस्मिता का फायदा उन्हें मिल जाएगा। वहीं इसी तरह बात बीजेडी और बीआरएस की करें तो इनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वो एनडीए के पक्ष में तो वोट इस बार नहीं दे रहे हैं, यानी बीजेपी के पुराने सहयोगियों ने भी अब बीजेपी का साथ ना देने का फैसला कर लिया है। अब पार्टी वोटिंग का बहिष्कार या फिर विपक्ष के उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर सकती है। अब इसमें से क्या करेगी, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। वहीं इन दलों के सांसद भी दिल्ली पहुंच गए हैं और बी सुदर्शन रेड्डी लगातार केसीआर और नवीन पटनायक के संपर्क में बताए जा रहे हैं। वैसे तो कोशिशें बीजेपी की तरफ से भी की जा रही हैं कि विपक्षी कैंप में सेंध लगाई जाए और इसके लिए खुद गृह मंत्री सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी कैंप में सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और इसके लिए खुद पहले गृह मंत्री और अब प्रधानमंत्री सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि पीएम मोदी ने तो पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा वोटिंग तक के लिए टाल रखा है। वो वोट डालने के बाद ही पंजाब जाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने आवास पर डिनर भी बुलाया था, हालांकि बाद में ये कहकर उसे रद्द कर दिया गया कि जिस तरह से बाढ़ आई हुई है उसको देखते हुए ये डिनर रद्द किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा दूसरी तरफ जो बीजेपी की कार्यशाला बुलाई गई थी 2 दिवसीय, उसे रद्द नहीं किया गया। इसके बाद से सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर बाढ़ के चलते डिनर रद्द किया गया है तो कार्यशाला को रद्द क्यों नहीं किया गया। यानी कहीं ना कहीं इससे साफ है कि एनडीए से ज्यादा अभी बीजेपी के अंदर जो बिखराव है उसको ही साधना बीजेपी आलाकमान के लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए फोकस पहले बीजेपी सांसदों पर किया जा रहा है। यानी ये सब भी कहा जा सकता है कि बीजेपी हाईकमान को खुद लग रहा है कि मामला किसी भी पक्ष में झुक सकता है। आपको बता दें कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी सुदर्शन रेड्डी पर अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। जिस तरह से अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जाहिर है एनडीए उम्मीदवार के पास बढ़त है। एनडीए उम्मीदवार को 439 सांसदों का समर्थन प्राप्त है जो दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को 324 सांसदों का समर्थन दिखाई दे रहा है। लेकिन बाजी पलट सकती है। वहीं 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं जबकि रेड्डी तेलंगाना से हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को विपक्ष ने वैचारिक लड़ाई बताया है, जबकि संख्या बल सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में है। लेकिन जिस तरह से एनडीए के अंदर ही नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर भी खींचतान मची हुई है, उससे साफ साफ लग रहा है कि खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि मोदी सरकार में ये पहली बार है जब एनडीए और विपक्ष के बीच इतना कम अंतर है, जो बहुत ही आसानी से विपक्ष खत्म कर सकता है। इंडिया ब्लॉक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरा जोर लगा रहा है। निर्दलियों को भी अपने साथ मिलाने की रणनीति बनाई जा रही है इंडिया ब्लॉक की तरफ से और इसमें उसको सफलता मिल भी सकती है। ऐसे में एनडीए की एक एक वोट पर नजर है। क्रॉस वोटिंग कई बार खेल बिगाड़ देती है और इसे रोकने के लिए भी काम एनडीए की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जानकार मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी को इसमें फायदा नहीं मिल रहा है। वहीं बीआरएस की अगर बात की जाए तो बीआरएस के राज्यसभा में 4 और बीजेटी के 7 सांसद हैं। बीआरएस फिलहाल खुलकर एनडीए के साथ नहीं आ सकता है क्योंकि अगले कुछ महीने में जुबली हिल्स विधानसभा का उपचुनाव है और वहां मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी संख्या है। ऐसे में अगर वो खुलकर बीजेपी के साथ आ जाएगा, एनडीए के साथ आ जाएगा, तो आने वाले समय में तो उसे उपचुनाव में नुकसान हो सकता है। इसी वजह से वो फिलहाल दूर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह लोकसभा के 7 निर्दलीय में से 3 कहां वोट डालेंगे अभी पक्का नहीं है। इसी तरह अकाली दल, जेडपीएम और बीओटीटीपी के एक सांसदों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं आपको बता दें, बयान के अनुसार संसद भवन में मतदान की व्यवस्था 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी एवं राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी द्वारा की जा रही है। बयान में यह भी कहा गया कि मतगणना उसी दिन यानी 9 सितंबर को ही शाम 6 बजे शुरू होगी और उसके तुरंत बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अब जैसे जैसे समय निकल रहा है, जैसे जैसे मतदान का समय करीब आ रहा है, नतीजों का समय करीब आ रहा है, बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि बीजेपी को यह पता है कि सिर्फ एनडीए सांसदों में ही नाराजगी नहीं है, बल्कि मोदी और शाह के नेतृत्व से अब उनके ही सांसद नाराज हैं। साथ ही गृह मंत्री की तरफ से पिछले दिनों बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ जो बयानबाजी की गई, जो आरोप लगाए गए, उससे दक्षिण में बीजेपी के खिलाफ माहौल और ज्यादा खराब हो गया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, मैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।